मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, सोमवार को होगी सुनवाई। मुरादनगर शमशान घाट हादसे में रोज हो रहे नए खुलासे, आरोपी ठेकेदार ने कहा कि अधिकारियों को 16 लाख रुपए दिए बतौर रिश्वत। शमशान घाट के गलियारे की छत की गुणवत्ता को लेकर लोगों ने अधिकारियों से की थी शिकायत, लेकिन शिकायतों को किया गया था नजरअंदाज। यूपी में किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसान मेले का किया शुभारंभ। बदायूं में निर्भया जैसी हैवानियत की घटना आई सामने, पूजा करने गई महिला की बलात्कार के बाद हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुप्तांक में रॉड डालने का खुलासा। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही, जिसे लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, ये चिंता का विषय है। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि हमें उम्मीद है यह गतिरोध जल्द समाप्त होगा। नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर वकीलों ने जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिंता जताई है। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह गतिरोध समाप्त होगा। दरअसल नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर कुछ वकीलों ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की अर्जी पर सोमवार 11 जनवरी को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम बात कर रहे हैं। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष किसी मुद्दे पर सहमत हो जाएंगे। इस पर सीजीआई एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हम हालात से वाकिफ है और चाहते हैं कि बातचीत और बढ़े। हम हालात पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कृषि कानून और कृषि आंदोलन के मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। 11 जनवरी को अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। हालांकि इस पर सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हम सोमवार को मामले को देखेंगे। अगर बातचीत सकारात्मक रही तो हम सुनवाई को टाल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मुरादनगर शमशान घाट में गलियारे का निर्माण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ठेकेदार अजय त्यागी ने पुलिस से पूछताछ में बताया है कि उसने 16 लाख रुपए बतौर रिश्वत अधिकारियों को दी थी। उसने 2 अन्य ठेकेदार कंपनियों के साथ मिलकर काम किया था और शमशान घाट के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। मोटे मुनाफे के चक्कर में कार्य को जल्दी निपटा दिया। रविवार को मुरादनगर के उखला रसी गांव में शमशान घाट के गेट के पास गलियारे की छत गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। मुरादनगर शमशान घाट में गलियारे का निर्माण करने वाले ठेकेदार अजय त्यागी ने पुलिस से हुई पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। अजय त्यागी ने दावा किया है कि निर्माण के दौरान उसने 16 लाख रुपए बतौर रिश्वत अधिकारियों को दी थी। उसने बताया कि अधिशासी अधिकारी और जेई को 16 लाख रुपए दिए गए थे। अजय त्यागी ने बताया कि उसने 2 अन्य ठेकेदार कंपनियों के साथ मिलकर यह काम किया था। शमशान घाट के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। उसने बताया कि मोटे मुनाफे के चक्कर में कार्य को जल्दी निपटा दिया गया। 26 लाख की पहली किश्त फरवरी में आई और 16 लाख की दूसरी किश्त जुलाई में आई थी। ठेकेदार अजय त्यागी को अस्पताल में जांच के दौरान ले जाते वक्त एक महिला ने चप्पल से पिटाई कर दी। अजय त्यागी और उसके साथी को पुलिस मेडिकल के लिए एमएमजी अस्पताल लेकर आई थी।
अस्पताल में मौजूद पीड़ित परिवार की एक महिला को जैसे ही पता लगा कि यह मुरादनगर हादसे का आरोपी है, वह खुद को नहीं रोक पाई और उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। मुरादनगर हादसे में पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने ठेकेदार अजय त्यागी के सहयोगी संजय गर्ग को भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस अब तक 4 आरोपियों नगर पालिका की कार्यकारी अधिकारी निहारिका सिंह, कनिष्ठ अभियंता चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष के अलावा ठेकेदार अजय त्यागी को गिरफ्तार कर चुकी है। रविवार को मुरादनगर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार में जुटे लोगों पर लेंटर गिर गया था। लेंटर के मलबे में दबकर 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 13 अन्य लोग घायल हो गए थे। सभी लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। यह हादसा मुरादनगर के उखलारसी गांव में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। मुरादनगर के उखलारसी गांव के शमशान घाट बनाने में कई स्तरों पर लापरवाही हुई है। गुणवत्ता को लेकर अधिकारी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज किया गया। गुणवत्ता को लेकर कई लोगों ने ईओ को पत्र लिखकर सवाल उठाए थे। अब ये पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। पत्र में विजयपाल नामक एक शिकायतकर्ता ने ईओ को गलियारे की छत की जांच करने का आग्रह किया था। इसके बाद एक और व्यक्ति ने भी नगर पालिका की ईओ समेत कई अधिकारियों को पत्र लिखकर मुरादनगर में किए गए विकास कार्यों की मौके पर जांच करने की गुजारिश की थी। मुरादनगर के उखलारसी गांव स्थित शमशान घाट के गेट के पास बने गलियारे की छत गिरने के मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। गलियारे की छत की गुणवत्ता को लेकर ईओ निहारिका सिंह की लापरवाही उजागर हुई है। इस गलियारे की गुणवत्ता को लेकर कई लोगों ने ईओ को पत्र लिखकर सवाल उठाए थे। अब यह पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। पत्र में विजयपाल नामक एक शिकायतकर्ता ने ईओ को गलियारे की छत की जांच करने का आग्रह किया था। यह पत्र 10 जुलाई 2020 को लिखा गया था। इस पत्र के बाद एक और व्यक्ति ने भी नगर पालिका के ईओ समेत कई अधिकारियों को पत्र लिखकर मुरादनगर में कराए जा रहे विकास कार्यों की मौके पर जांच करने की गुजारिश की थी। इस व्यक्ति ने पत्र में बम्बा रोड स्थित एक नाले का जिक्र करते हुए लिखा था कि 10 दिन के भीतर ही नाले की दीवार ढह गई थी। दोनों पत्रों पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि रविवार को हल्की बारिश में ही गलियारे की छत पूरी तरह ढह गई और 24 लोगों की असमय ही मौत हो गई। सोशल मीडिया पर पत्र की प्रतियां वायरल होने के बाद नगर पालिका में अब एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का खेल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। प्रदेश सरकार ने बुधवार से किसान कल्याण मिशन शुरू किया। इसके तहत लखनऊ के सरोजनी नगर में किसान मेले का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद जब किसान देश के राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा बने, केंद्रीय सरकार ने किसानों के हित के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई। आज इसका परिणाम है कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रदेश सरकार ने बुधवार से किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। इसके तहत लखनऊ के सरोजिनी नगर में किसान मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के बाद से ही किसान देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना। केंद्रीय सरकार ने किसानों के हित के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई है। आज इसका परिणाम है कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण मिशन और प्रदेश के लगभग 100 स्थानों पर किसान कल्याण केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। सरोजिनी नगर तहसील के अंतर्गत दादूपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2007 से 2014 तक सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की थी, लेकिन आज किसान आत्महत्या नहीं बल्कि अपनी आमदनी को दुगुना और तिगुना करने में लगा हुआ है। सरकार ने सबसे पहले लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया था। सिंचाई विभाग जल्द ही बहुत सारी भूमि किसानों को समर्पित करने जा रहा है।
आज से 21 जनवरी तक राज्य के 825 विकास खंडों में किसान कल्याण मिशन के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। किसान संगठनों ने 7 जनवरी को दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल है, जिसके लिए हरियाणा के हर घर से एक व्यक्ति को ट्रैक्टर लेकर पहुंचने का आह्वान किया गया है। 7 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च सिंगू से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल, पलवल से गाजीपुर के बीच होगा। तो वहीं 9 जनवरी को सर छोटू राम की जयंती, लोहड़ी और मकर संक्रांति पर किसान तीनों कृषि कानूनों की कॉपी की आहुतियां देंगे। किसान आंदोलन के 42वें दिन किसानों ने ऐलान किया है कि 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। यह मार्च सिंगू से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल, पलवल से गाजीपुर के बीच होगा। 9 जनवरी को सर छोटू राम की जयंती, लोहड़ी और मकर संक्रांति पर किसान तीनों कृषि कानूनों की कॉपी की आहुति देंगे। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार के साथ 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है, इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को ये देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। किसान नेताओं ने कहा है कि 7 मार्च को दिल्ली के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक निकाले जाने वाला ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर झांकी का रिहर्सल होगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा, लेकिन इसके कारण गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आने देंगे। किसानों को भी गणतंत्र दिवस पर झांकी निकालने का हक है। 9 तारीख को सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है। हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो एपीएमसी और तमाम कानून दिए थे, जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। कल से 14 दिन के लिए, पंजाब में 15वाड़ा कहते हैं, 15 दिन के लिए, हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं, 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में, अलग अलग इलाकों में, हमारे साथी ये बताएंगे आपको, अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये सब प्रोटेस्ट गहरे किए जाएंगे ताकि ये जो बात है कि ये सिर्फ पंजाब का है, सिर्फ पंजाब हरियाणा का है, इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके। वहीं ट्रैक्टर रैली के लिए हरियाणा के लोगों से किसान नेताओं ने अपील करते हुए कहा है कि दिल्ली मार्च में हरियाणा के हर गांव से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक घर से एक व्यक्ति मार्च में शामिल होने के लिए आए। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का बुधवार को 42वां दिन हो गया है। ठंड और बारिश में अब भी दिल्ली से लगी सीमाओं पर हजारों किसान डटे हैं। मंगलवार को सभी प्रदर्शन स्थलों से कुंडली, मानेसर, पलवल के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालने का कार्यक्रम था, जिसे खराब मौसम के कारण 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आयकर विभाग की फेसलेस स्कीम से असेसमेंट प्रक्रिया के तहत करदाताओं को यह मालूम नहीं होगा कि किन अधिकारियों के द्वारा उनका असेसमेंट किया जा रहा है। नई फेसलेस स्कीम से अधिकारी और करदाता भौतिक रूप से एक दूसरे को नहीं जान सकेंगे। इस स्कीम से करदाताओं को विभाग के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे। आगरा के प्रधान आयकर आयुक्त जयंत मिश्र ने
प्रेस वार्ता में बताया कि वेरिफिकेशन का सारा कार्य ऑनलाइन होगा। इतना ही नहीं, अगर करदाता से कुछ सवाल भी किए जाएंगे तो वह भी ईमेल के जरिए ही किए जा सकेंगे। भौतिक सत्यापन के लिए वेरिफिकेशन टीम को प्रधान आयकर आयुक्त से लिखित में अनुमति लेनी होगी। सीधे तौर पर अधिकारी करदाताओं से नहीं मिल सकेंगे। आयकर विभाग की नई फैसलेस स्कीम से करदाताओं को खासी राहत मिलेगी। इस स्कीम से करदाताओं को ना तो विभाग के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना ही उसका समय बर्बाद होगा। हालांकि आयकर अधिकारी भी यह नहीं जान सकेंगे कि वे किस करदाता की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आगरा के प्रधान आयकर आयुक्त REA सी जयंत मिश्रा ने कहा कि इस तरह से वेरिफिकेशन का सारा कार्य ऑनलाइन होगा। इतना ही नहीं, अगर करदाता से कुछ सवाल भी किए जाएंगे तो वह भी ईमेल के जरिए ही किए जा सकेंगे। देखिए, आयकर विभाग में एक नई फेसलेस असेसमेंट स्कीम लॉन्च की गई है 13 अगस्त 2020 से। इस स्कीम के तहत जो असेसिंग ऑफिसर का कंसेप्ट था उसको हटा दिया गया है। अब एक असेसिंग टीम हुआ करेगी। असेसिंग टीम में कई अधिकारी होंगे, न्यूनतम 2 अधिकारी जरूर होंगे। और ये असेसिंग टीम जिस शहर में निर्धारती है अपना करदाता है वहां ना होकर किसी अन्य शहर में होगी। और इस टीम में कौन कौन सदस्य हैं ये करदाता को पता भी नहीं चलेगा। और सारी प्रक्रिया जो है ईमेल के माध्यम से होगी। ये टीम सवाल पूछेगी ईमेल के माध्यम से, और जो करदाता है और उनके प्रतिनिधि हैं उनके जवाब देंगे वो भी ईमेल के माध्यम से। तो घर बैठे वो अपने सारे जवाब दे सकते हैं। कागज की भी बचत होगी, समय की बचत होगी, बार बार ऑफिस आने जाने की झंझट नहीं, किसी तरह की तकरार की, किसी भी तरह की आपस में कोई ज़्यादा मेल मिलाप की या किसी की भी कोई संभावना ही नहीं रहेगी। और साथ में ट्रांसपेरेंसी रहेगी पूरी तौर से। और इस स्कीम को सफल बनाने के लिए कई तरह की टीमें बना दी गई हैं। तो एक तो असेसमेंट यूनिट होंगी जो कि निर्धारण करेंगी। इनको सपोर्ट करने के लिए वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट और रिव्यू यूनिट बनाई गई है। टेक्निकल यूनिट का काम है लीगल मुद्दों पर अपनी राय देना, जिससे कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग अधिकारी अलग अलग तरह की लीगल ओपिनियन ले लेते थे। उससे कोर्टों में मामले चलते रहते थे। अब क्या होगा कि टेक्निकल यूनिट जो है वो एक तरह की राय देगी, तो अलग अलग जो पेचीदा लीगल मुद्दे हैं उन पर एक जो कह लें समान जो है, कॉमन जो है एक लीगल व्यू रहेगा। और साथ में जैसे कोई विदेश से जानकारी लेनी है या कोई स्पेशल ऑडिट कराना है या कोई वैल्यूएशन वगैरह कराना है तो उसको भी टेक्निकल यूनिट कराएगी। प्रधान आयकर आयुक्त ने बताया कि इस स्कीम से आयकर विभाग के कार्य में पारदर्शिता आएगी। फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया के तहत करदाता को यह मालूम नहीं होगा कि किन अधिकारियों की असेसमेंट टीम उसका निर्धारण कर रही है। निर्धारण प्रक्रिया के दौरान यदि कोई जांच होगी तो भी उस मामले में ई वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके अलावा भी अगर किसी मामले में भौतिक सत्यापन की ज़रूरत होगी तो उसके लिए वेरिफिकेशन टीम को प्रधान आयकर आयुक्त से लिखित अनुमति लेनी होगी। सीधे तौर पर अधिकारी करदाताओं से नहीं मिल सकेंगे। प्रक्रिया अगर होनी है तो उसको वेरिफिकेशन यूनिट करेगी, ऑनलाइन मोड पे करेगी। और कुछ चुनिंदा मामलों में जहां पर कि प्रधान आयकर आयुक्त स्तर के अधिकारी की लिखित अनुमति होगी वहां पर वेरिफिकेशन की टीम जाएगी मौके पे जांच के लिए। लेकिन वो केवल उन्हीं बिंदुओं पर जांच करेगी जिन बिंदुओं पर लिखित अनुमति प्रधान आयकर आयुक्त स्तर के अधिकारी की होगी। और साथ में ये टीम जब जाएगी तो वहां मौके के फोटोग्राफ्स आदि भी लगाएगी, जिससे कि किसी तरह की कोई एक वो ना रहे, सब्जेक्टिविटी ना रहे, टोटल ऑब्जेक्टिविटी रहे। जो अधिकारी वहां नहीं भी गए हैं वो भी देख सकते हैं कि इस टीम ने, वेरिफिकेशन टीम ने वहां क्या देखा, क्या वहां परिस्थिति थी, क्या फोटोग्राफ्स हैं। और साथ में एक रिव्यू यूनिट भी बनाई गई है जिनका काम एक तरह से कह लें कि इंटरनल प्री ऑडिट है। निर्धारण आदेश के बाहर आने से पहले वो रिव्यू यूनिट देख लेगी कि क्या टैक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाया गया है, कोई ओवरपीच असेसमेंट तो नहीं है जिससे कि हमारे करदाताओं को तकलीफ हो। और अगर कहीं लगता है कि ये ज़्यादा टैक्स लगा है तो उसको वो रिव्यू यूनिट आगे उसको भेज देगी कि इसको टैक्स ज़्यादा लग गया है, इसको कम किया जाए। और जहां पर लगेगा कि जितना लगना चाहिए था उससे असेसमेंट यूनिट किसी तरह चूक गई है तो उसको किसी अन्य असेसमेंट यूनिट को भेज दिया जाएगा कि यहाँ पर टैक्स कम लगा है। वेरिफिकेशन विंग की मॉनिटरिंग अपर आयकर अधिकारी, ज्वाइंट आयकर स्तर के अधिकारी करेंगे, जबकि इससे पूर्व कर निर्धारण अधिकारी ही वेरिफिकेशन करते थे। वेरिफिकेशन स्कीम के लिए विस्तार से जानकारी देने के लिए गाजियाबाद के आयकर विभाग में टैक्स बार अधिवक्ताओं के साथ आयकर अधिकारियों ने संगोष्ठी का आयोजन किया और अधिवक्ताओं की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। इस स्कीम के तहत करदाता और कर निर्धारण अधिकारी एक दूसरे को बिना देखे और बिना मिले ही कार्य कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बदायूं में महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत की गई। पूजा करने गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मंदिर के महंत और उसके साथियों ने गैंगरेप किया, बाद में उसकी हत्या कर दी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिला के साथ बलात्कार करने के बाद गुप्तांग में रॉड जैसी कोई चीज डाली गई थी। महिला की पसली, पैर और फेफड़ा भी वजनदार प्रहार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। शिकायत करने के बाद भी थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। फिलहाल महंत समेत सभी 3 आरोपी फरार हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत का मामला सामने आया है। पूजा करने गई 50 वर्षीय आंगनवाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के गुप्तांग में रॉड जैसी कोई चीज डालने का मामला सामने आया है। उसकी बाई पसली, बाया पैर और बाया फेफड़ा भी वजनदार प्रहार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। महिला की मौत की वजह अत्यधिक रक्तस्राव और सदमा लगने से होना सामने आई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महंत समेत उसके एक चेले और ड्राइवर के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। मानवीयता को झकझोर देने वाली इस सनसनीखेज वारदात उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां की महिला पास के गांव स्थित एक मंदिर पर रोजाना की तरह रविवार को भी गई थी। मुकदमे के मुताबिक देर रात मंदिर का महंत अपनी बोलेरो कार से उसका शव घर के दरवाजे पर फेंक कर चला गया। बताया जाता है कि इससे पहले आरोपी महंत अपनी गाड़ी से इलाज के लिए चंदौसी भी ले गया था। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया, लेकिन उघैती के थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह ने परिजनों की फरियाद सुनना तो दूर, घटनास्थल का मौका मुआयना तक नहीं किया। सोमवार की दोपहर 18 घंटे बाद लाश का पोस्टमार्टम किया गया। शाम को आई रिपोर्ट में पता चला कि महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड से प्रहार किया गया था। एसएसपी संकल्प शर्मा ने कहा कि उघैती थाना क्षेत्र में लगभग 25 वर्षीय महिला का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। नामजदों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। आरोपी बाबा सत्यनारायण, उसका चेला वेदराम और ड्राइवर जसपाल को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में लैंडर गिरने की घटना की जांच अब SIT करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यह घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि बदायूं में महिला के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार करने की घटना की जांच STF करेगी। साथ ही इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।